जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी को क्लास लेकर हाजिर हुआ हूँ। जल्दी से देखिए, फटाक से शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो प्यार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप सभी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो प्यार साथियों, पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। सभी को राम राम और स्वस्थ होंगे तो आप सभी फैमिली में अच्छे होंगे। तो जल्दी देखिए, पहला क्वेश्चन आ चुका है जीके की। जैसे कि आप सभी को पता है कि जीके की क्लास लेकर आते हैं रोज़ाना, तो आप सभी का स्वागत है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। और एक बात और, 5,000 क्वेश्चनों का कलेक्शन लेकर आया हूँ भाई। हम देखते हैं कि पेपर में कैसे क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। 5,000 क्वेश्चनों का कलेक्शन है। अभी तो 4 ही क्लास हो पाई है, 5वीं क्लास है शायद ये हमारी। ठीक है, वैसे 14वीं या 15वीं क्लास है। तो आप लोग घबराए नहीं, दिल थाम कर बैठे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है प्यार साथियों, एक बार देखिए क्या कह रहा है। स्कंद गुप्त को किस लेखक से स्क्रोपम कहा गया? एक बार फिर से, स्कंदगुप्त को किस लेखक से स्क्रोपम कहा गया? तो जल्दी देखिए फटाक से। यदि कोई प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो जाती है तो प्यारे साथियों माफ़ी चाहता हूँ। आप सभी का प्यार और आप सभी की सपोर्ट बहुत ही ज़रूरत है। तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, तो आप लोग जल्दी से बने रहिए। तो किसके द्वारा कहा गया था? तो प्यार साथियों, कहो मस्तम लेख के द्वारा। कहो मस्तम लेख के द्वारा, राइट। यदि आपको क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को फॉलो करना ना भूलें। नव भारत कोचिंग सेंटर बाय मोनू सर के नाम से आप लोग सर्च मार सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में और आगे भी आने की संभावना है। गुप्त काल का देवता का नाम बताओ जो सबसे लोकप्रिय देवता थे। तो प्यारे साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसी के साथ बिल्कुल गुप्त काल का सबसे प्रिय देवता जो था वो था विष्णु, राइट, विष्णु भगवान जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ किस नदी में निर्मित हुआ? दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ किस नदी में सदी में स्थित हुआ? सॉरी, माफी चाहता हूँ। देखो मैंने कहा था अभी अभी कुछ मिस्टेक हो जाती है, सदी है ये, नदी नहीं, राइट। तो दिल्ली का लौह स्तंभ किस सदी में निर्मित हुआ? माफी चाहता हूँ। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से। इसी के साथ जल्दी से बताइए, कमेंट करिए और बताइए। और लास्ट में ये भी बताकर चले कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए हैं, कितने क्वेश्चन रॉन्ग। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ से ही बेस मजबूत कर कर चलेंगे, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। मेरा जो है, मेरा कर्तव्य इतना है कि आपको, देखो आप लोग बेसिक करते रहते हो, तो बेसिक से लेकर चलाऊं बिल्कुल, फिर वन लाइनर से फिर डेस्क्रिप्टिव भी समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए। ठीक है, तो इसी के साथ जल्दी से देखिए फटाक से कि जिसके एसएससी का एग्जाम चला हुआ है तो उनके लिए काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो दिल्ली में लौह स्तंभ किस सदी में निर्मित हुआ? सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण जो है क्लास है हमारी, 4वीं सदी में, राइट, 4वीं सदी में निर्मित हुए थे लौह स्तंभ दिल्ली का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है साथियों। क्या कहता है? फायान द्वारा लिखित ग्रंथ फो को काओ कुआ कुआओ की में किसका वर्णन मिलता है? एक बार थोड़ा सा दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। यदि आपसे पूछा जाए, देखो फायान से संबंधित किसके शासनकाल में आया, कब आया, कुकर आया, ये तो सब चीज़ आपने पढ़ी होगी। तो पुस्तक इम्पोर्टेंट है, पुस्तक आपसे पूछी जा सकती है। फायान के द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सी है भाई? फो कुआओ की, उसकी पुस्तक का नाम है। इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
शाबाश। अब सोच किस बात का है भाई, वेट किस बात का कर रहे हैं, तो कमेंट करिए जल्दी से फटाक से, समय समाप्त होने जा रहा है। आप सभी का, जितने बच्चे जितने भाई हमारे साथ जुड़े हैं, मुझे मालूम है कि शादी ब्याह का सीज़न भी यही है, आपकी मौज मस्ती का टाइम भी यही है, पर मैंने कहा कि एक बार यदि आपकी जॉब लग जाए, फिर आप उम्र भर तक की मतलब कि मौज मस्ती ले सकते हो, राइट। क्योंकि एक जॉब आपके पूरे परिवार की जो है काया पलट कर देगी, और कई पीढ़ी सुधर जाती है, जैसे कि आप सभी बड़े बुजुर्गों से सुनते भी हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जल्दी से बताएं फटाक से, बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड। तो इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का, ठीक है, वर्णन करती है। महायान की जो ग्रंथ है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन करती है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, कई बार आ चुका है। तो प्यार साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की और वे किस शासक से जुड़े हुए थे। अमरकोश ग्रंथ नामक ग्रंथ की रचना किसने की और वे किस शासक से जुड़े हुए थे। तो जल्दी से बताएं फटाक से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताइए। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए फटाक से, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अमर सिंह के चंद्रगुप्त सेकंड से। अमर सिंह अमर सिंह ने लिखी थी ग्रंथ, और चंद्रगुप्त सेकंड से जुड़े हुए थे। किस शासक से जुड़े हुए थे। अमरकोश जो ग्रंथ था वो अमर सिंह ने लिखा था, और चंद्रगुप्त सेकंड से जुड़े हुए थे, राइट। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो आपके ये है जो कब सभी परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। हरिसेन किसका राज दरबारी कवि था। हरिसेन किसका राज दरबारी कवि था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बिल्कुल, समय समाप्त होता हुआ, बिल्कुल इसी के साथ आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, समुद्रगुप्त का। हरिसेन किसका दरबारी कवि था, समुद्रगुप्त का। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। शाबाश, कई बार आ चुका है। तो इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, दिनार, राइट। बिल्कुल, आप छोटे से होंगे तो तब आपने देखा होगा कि पहले जो है सोने की जो सिक्के थे, सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था, दिनार, राइट। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कुमार संभव महाकाव्य को किसने रचा या किसने लिखा। कुमार संभव महाकाव्य को किसने रचा या किसने लिखा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, तो प्यार साथियों आपके आने वाली परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। तो प्यारे साथियों कालिदास ने लिखा कुमार संभव, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, कालिदास को ही कहा जाता है। कालिदास जी जो है भारत के एक महान कवि रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो प्यार साथियों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जल्दी से, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय यही था, नालंदा विश्वविद्यालय। तो जल्दी से देखिए फटाक से, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, गुप्त युग में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो गुप्त युग में हुई थी। तो ये आपको जानकर बहुत ही अच्छा महसूस करेगा। और दूसरी बात, पढ़ाई एक ऐसा ऐसा मतलब कि हथियार है कि आपकी रक्षा नहीं, आपके पूरे परिवार, गांव और देश की रक्षा करता है, क्योंकि यदि आप पढ़े लिखे हो तो, ठीक है ना। प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। शाबाश। देखो आजकल जो है ना बच्चे,
आजकल जितने भाई, जितने बहन, जितने भी शेर शेरनी हमारे साथ जुड़े हैं, तो मेरी बात का थोड़ा सा बुरा मत मानना। आजकल जो बच्चे हैं ना, बस होड़ में मार्क्स लाने की होड़ तो है, बट मैंने कहा कि कोई भी बुक, कोई भी किताब, कोई भी पुस्तक आप लोग जो है ना कंप्लीट पढ़ने के साथ नहीं पढ़ पाते, राइट। तो बस खाली ये सोचते हैं कि एग्ज़ाम में क्या आएगा, बस एग्ज़ाम में क्या आएगा, ऐसा नहीं सोचना है। आपको थोड़ा सा डीपली जाना है ताकि आप लोग हर समस्या का समाधान कर सके। तो गुप्त युग में भू राजस्व आंसर आपके इसके पर आ चुके हैं। उपज का छठा भाग था गुप्त युग में। भू राजस्व क्या था? उपज का छठा भाग। इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। नगरों का कर्मिक पतन किस युग की विशेषता थी? नगरों का कर्मिक पतन किस युग की विशेषता थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जल्दी से, देखिए फटाक से। नगरों का कर्मिक पतन किस युग का विशेषता थी? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, गुप्त युग की। ठीक है, किसकी विशेषता थी? गुप्त युग की। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? ठीक है, तो जल्दी से बताएं, किस वंश के शासक थे जिन्होंने मंदिरों और ग्रामीणों को जो है अधिक से अधिक ग्राम जो है अनुदान कर दिए थे? तो वो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, गुप्त वंश, राइट। बहुत अच्छे, आप सभी क्लास ले रहे हैं, आप सभी का सपोर्ट, प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, जितने भी शेर शेरनी हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल आप वो पावर है, आप जो है भारत की रीढ़ हो। ठीक है, हार नहीं मानना चाहिए। रीढ़ ही कमज़ोर पड़ जाएगी तो फिर भारत तो कमज़ोर होगा ही होगा। तो आप लोग प्लीज़ पढ़िए और अच्छी तरीके से पढ़िए गुप्त वंश। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से, मैथ की क्लास भी लेकर आने वाला हूँ, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। महरौली स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? महरौली स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो जल्दी से बताइए फटाक से, क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, चार ऑप्शन ना देकर सीधा सीधा क्वेश्चन दिए गए, चार ऑप्शन। यदि मल्टीपल चॉइस क्लास लेना चाहते हैं तो आप लोग शाम को 5 बजे ले, ठीक है ना। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? महरौली स्थित लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? किसने बनवाए थे? तो वो बनवाए थे चंद्रगुप्त सेकंड ने। ठीक है, स्मृति में है, चंद्रगुप्त सेकंड की स्मृति में बनवाए थे। तो प्यार साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? जल्दी से देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? ठीक है, तो जल्दी से देखिए फटाक से, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। यदि कोई मिस्टेक हो जाती है या कोई त्रुटि रह जाती है तो प्यार साथियों क्षमा प्रार्थी हूँ। जितने भी शेर शेरनी हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल सभी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे शेर शेरनी है वे सभी जल्दी से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और बताइए। पूरी क्लास को ले शुरू से अंत तक का। आधी अधूरी नॉलेज जो है किसी काम की नहीं होती, आधी अधूरी मेडिसिन जो है किसी भी इलाज को ठीक नहीं कर पाती। तो मैंने कहा कि यदि डोज लो तो अच्छी तरीके से लीजिए। तो आज अग्निमित्र ने लिखा था भाई, नायक कौन था? अग्निमित्र था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है? देखिए जल्दी से फटाक से, समुद्र की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है? जल्दी से कमेंट करें, बताइए।
समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है? जल्दी से बताइए फटाक से। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रयाग अभिलेख में है। किसमें है? प्रयाग अभिलेख में है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जल्दी से। मैं चाहता हूं कि आप लोग बने रहिए हमारे साथ। तो प्यार साथियों, बाल विवाह की प्रथा कब प्रारंभ हुई? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सब्बास गुप्त युग में बाल विवाह की प्रथा जो स्टार्ट हुई थी वो गुप्त युग से प्रारंभ हुई थी। यदि कुछ अच्छे काम करे हैं तो कुछ मतलब कि कभी कभी थोड़े से मिस्टेक भी हो जाते हैं, ठीक है ना। सर्वप्रथम कौन सा ग्रंथ यूरोपीय भाषा में अनुवादित था? कौन सा ग्रंथ यूरोपीय भाषा में अनुवादित था? जल्दी से देखे फटाक से। ऐसा कौन सा ग्रंथ था, उस ग्रंथ का नाम बताएं जो यूरोपीय भाषा में अनुवादित था। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, अभिज्ञान शकुंतलम। किसका था ये ग्रंथ? वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाग्य से मिलता है? क्या अज्ञे से मिलता है? जल्दी से देखें, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख काग्य से मिलता है। तो जल्दी देखें फटाक से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एरन अभिलेख से मिलता है। किस अभिलेख से मिलता है साथियों? सती प्रथा का अभिलेख जो है किस से मिलता जुलता है? तो वो है एरन अभिलेख से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? बिल्कुल जल्दी से बताएं फटाक से। कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखे कि मैं भाई थोड़ा सा तेज पढ़ा रहा हूँ या ठीक पढ़ा रहा हूँ, मीडियम स्पीड रखूँ या फिर कितनी तेज, क्योंकि आप ही मेरे जो है मार्गदर्शक तो मैं हो रहूँगा नाम, बट मैंने कहा कि बताओगे तो आप, क्योंकि खुद को सामने वाले को अपनी गलती का पता नहीं होता, आप सभी बताओगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स इसीलिए है कि आप लोग मेरी यदि कोई मिस्टेक होती है तो मुझे बताए और मैं उसको इम्प्रूव कर लूँ। ठीक है, थैंक यू सभी बच्चों का बहुत बहुत। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ प्राप्त हुआ था? तो जल्दी देखिए, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बयाना में, भरतपुर में गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ था, भरतपुर बयाना से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, किस युग शासकों को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? मैंने कहा कि गुप्त काल से संबंधित यदि क्वेश्चन चपर जाए तो नाम पलट देना, अपनी क्लास अपनी चैनल को जो है भाई डिलीट कर देना अपने फ़ोन में से, राइट। क्योंकि यदि गुप्त काल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं कह रहा हूँ कि आपको इससे बाहर नहीं आने वाला है, राइट। ये मेरी आपसे गारंटी है, जितने भी शेर शेरनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जल्दी से देखिए फटाक से, किस युग शासकों को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, रूपक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कालिदास की कौन सी कृति की गिनती विश्व की सर्वाधिक प्रसिद्ध 100 कृतियों में की जाती है? कालिदास जो है भारत के शेक्सपियर है, और उनकी कौन सी एक कृति ऐसी है जो सर्वाधिक प्रसिद्ध 100 कृतियों में काउंट होती है, गिनती की जाती है? तो जल्दी से बताएं फटाक से, क्या हो जाएगा? आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विज्ञान शकुंतलम। जैसे कि मैंने कहा था कि ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मनोज कुमार के गाने में भी बताया गया है, यदि आपने देखा होगा। ठीक है, मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ, कुछ इस प्रकार के बोलते उस गाने में, उसमें बताया गया था। तो गणित का दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जल्दी देखिए फटाक से। तो प्यार साथियों, मौर्य युग को, राइट, मौर्य युग में ही आर्यभट्ट जो थे, आर्यभट्ट ने किया था। मौर्य युग को दिया जाता है श्रेय, राइट।
तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। किस विद्वान ने गणित को आविष्कार का श्रेय देने की बात हुई है बच्चों। मैं एक बार आपको रिमाइंड करा दूं, आविष्कार का श्रेय, राइट। आप जब यदि आपकी जॉब मान के चलिए, आप लोग यदि आपकी जॉब लगती है, जब जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आप किसको श्रेय देंगे भाई। आप ये थोड़ी ना कहोगे कि मैंने नहीं खुद मेहनत करी, तो आपका श्रेय जो है, आपका गाइड गुरु जो भी रहेगा, मम्मी पापा भाई बहन दोस्त या अपना चैनल, ठीक है ना। तो आप किसी का भी नाम लोगे तो उसका श्रेय आप लोग उसे देंगे, ठीक है। तो प्यार साथियों मौर्य, इसीलिए मौर्य युग को शून्य का दशमलव का आविष्कारक माना जाता है। तो प्यार साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस विद्वान ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया गया है। किस विद्वान ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया गया है। तो जल्दी देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। किस विद्वान ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है आर्यभट्ट, क्योंकि ये भूगोल शास्त्र वे भी थे और ये गणितज्ञ भी थे, ठीक है। तो आर्यभट्ट। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गुप्त काल की प्रसिद्ध पुस्तक नवीनिकम का संबंध किस क्षेत्र से है। नवनीतकम का संबंध किस क्षेत्र से है, जल्दी से बताना है। तो प्यार साथियों प्रोनाउंसिएशन हो जाता है मिस्टेक, तो उसके लिए देखिए जल्दी से फटाक से क्या हो जाएगा। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है चिकित्सा के क्षेत्र में। नवनीतकम जो है किस क्षेत्र में है, चिकित्सा के क्षेत्र में है। गुप्त काल की प्रसिद्ध पुस्तक जो है किस क्षेत्र में है, से संबंधित है चिकित्सा के क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तांबे के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो प्यार साथियों जल्दी से देखें, तांबे के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। तांबे के सिक्के जो है इन भाई साहब ने किए थे, इनका नाम था रामगुप्त, ठीक है। गुप्त शासक थे ये भी, जिन्होंने तांबे के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। महिर कुल का संबंध किससे था। महिर कुल का संबंध किससे था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जल्दी से बताएं। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका हूण से। महिर कुल का संबंध किससे था, हूण से। शाबाश। जितने भी शेर शेरनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं या बाद में जुड़ पाए तो प्लीज़ आप सपोर्ट करिए। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी क्लास लेकर आता रहूँगा, और आप भी जब भी बताऊँगा जब आप लोग जो है ना सक्सेस हो जाओगे और आप लोग मेरे पास कमेंट करोगे। देखो मैंने मतलब कि आप सभी की दुआओं के कारण ही इतने फॉलोवर्स हो पाए यार, आप सभी के सपोर्ट के कारण। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने एरिया का नंबर 1 चैनल आप लोगों के कारण ही बन पाया है, ठीक है। क्योंकि भाई एजुकेशन चैनल में लावे धोरे जो है इतना बड़ा चैनल नहीं है, वो आप सभी के प्यार के कारण हो पाया है, राइट। मेरा खुद इसमें कोई हाथ नहीं है, वो आप सभी का सपोर्ट है और प्यार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कौन से गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की। मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों, जल्दी से देखिए फटाक से। कौन से गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की। तो प्यार साथियों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। विक्रमादित्य भी इनका नाम था, कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस गुप्त शासक ने दक्षिण में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की। शाबाश, वेरी गुड। किस गुप्त शासक ने दक्षिण में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की। तो जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। कौन से गुप्त शासक थे जिन्होंने दक्षिण में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने दक्षिण में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी, इसीलिए इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था, राइट। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, कई बार पूछा गया है। सर्वराजो छत्ता की उपाधि किसने धारण की। सर्वराजो छत्ता
की उपाधि किसने धारण की? जल्दी से देखिए फटाक से, जल्दी से बताइए फटाक से। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सर्वराजोचित्ता की उपाधि भी इन्होंने ही धारण की थी, तो आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। समुद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना कब की? समुद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना कब की? ठीक है, तो प्यार साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया। कमेंट करिए और बताइए। शाबाश, जल्दी से बताइए फटाक से, क्या हो जाएगा क्वेश्चन आंसर? बिल्कुल, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 319 ईस्वी में समू चंद्रगुप्त गुप्त वंश ने या चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की, जैसे कि शक संवत है ऐसे ही गुप्त संवत की स्थापना जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गुप्त संवत एवं शक संवत में कितना अंतर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुप्त संवत व शक संवत में कितना अंतर है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो प्यार साथियों आंसर आ जाना चाहिए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। शाबाश, वेरी गुड। 241 वर्ष का अंतर है भाई। गुप्त संवत और शक संवत में कितना अंतर है? 241 वर्ष का अंतर है। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है प्यार साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस वंश के शासकों ने चांदी की मुद्रा का प्रचलन किया? किस वंश के शासकों ने चांदी की मुद्रा का प्रचलन किया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और बताइए। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। गुप्त वंश के शासकों ने। किस वंश के शासकों ने चांदी की मुद्रा का प्रचलन जारी किया था? तो वो क्या था? गुप्त वंश के शासकों ने, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, ये उपाधि खुद तो रखे नहीं जाती, तो ये जो है उपाधि आपको दी जाती है किसी ना किसी के द्वारा। यदि आप ज़्यादा खेलते हो तो या ज़्यादा चौके छक्के लगाते हो तो आपको क्या कहा जाएगा? जो भी टीम का अच्छा खिलाड़ी रहेगा उसका नाम दे दिया जाएगा, रिकी पोंटिंग। या आप लोग उछल उछल कर कैच लेते हो तो आपको उसी टीम के किसी टीम का सदस्य का नाम दे दिया जाएगा, क्योंकि आप उसके तरीके से काम कर रहे हो। तो इसीलिए किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? तो उस व्यक्ति का नाम बताइए जल्दी से फटाक से। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विंसेंट स्मिथ ने। विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था समुद्रगुप्त को। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। गुप्त काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन से थे? मोस्ट इंपोर्टेंट है। गुप्त काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन से थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पाटलिपुत्र, उज्जैनी, ये गुप्त काल के प्रमुख शिक्षा केंद्र थे। गुप्त काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन से थे? पाटलिपुत्र व उज्जैनी, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो जल्दी से बताएं फटाक से। जितने भी शेरनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करें। हाथ को कष्ट नहीं देना चाहते, राइट। तो कष्ट दीजिए, जब भी तो याद होगा और आप लोग बता देंगे कि हाँ ये मैंने टाइप किया हुआ था। एक तो माइंड में पड़ा हुआ और हाथ से लिखा हुआ आप लोग कभी नहीं भूल सकते। तो जल्दी से बताएं फटाक से, जल्दी से बताइए गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो प्यार साथियों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक जो था विष्णुगुप्त था। सब बात जो बच्चे विष्णुगुप्त के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सती होने का प्रमाण प्रथम बार कब मिला? सती होने का प्रमाण प्रथम बार कब मिला? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। 510 ईस्वी में सती होने का प्रमाण जो है प्रथम बार 510 ईस्वी में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा? सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा?
कमेंट बॉक्स में कमेंट बताएं कर। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा? इम्पोर्टेंट है, एक ग्रंथ जो है आपसे प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है, ये उम्मीद रहती है, सिलेबस रहता है हर एक परीक्षा का। तो सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ जो है आर्यभट्ट ने लिखा था। किसने लिखा था? आर्यभट्ट ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बिल्कुल, तो प्यार साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 415 से 454 ईस्वी में हुई। 415 से 454 ईस्वी के बीच हुई है ना। तो प्यार साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 415 से 454 ईस्वी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा बिल्कुल, मैं तो पहली बार ही इसको पढ़ रहा हूँ। तो प्यार साथियों, जल्दी देखें फटाक से। मैथ और साइंस की क्लास भी लेकर आने वाला हूँ, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। तो पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो बच्चों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका, पुष्यभूति वर्धन ने। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति वर्धन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? जल्दी देखिए फटाक से, पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हर्षवर्धन। बिल्कुल पढ़ा हुआ है भाई, बिल्कुल पढ़ा हुआ है ये। तो ये आपने पढ़ा हुआ का, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब कि कभी कभी हो जाता है मिस्टेक, है ना, ध्यान से निकल जाता है। तो प्यार साथियों, हर्षवर्धन ने क्या था? हर्षवर्धन जो है पुष्यभूति वंश का जो है सबसे प्रतापी राजा था। तो जल्दी से देखिए फटाक से, हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा? इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा, कई बार पूछा गया। तो जितने भी शेर शेरनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो जल्दी से देखिए फटाक से, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 606 ईस्वी। 606 ईस्वी, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हर्षवर्धन का राज दरबारी कवि कौन था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब पता चल गया है कि यहाँ पढ़ा हुआ है, बस दिमाग से स्लिप हो जाता है कभी कभी, कहीं दूसरी जगह वर्क करता है ना, तभी नहीं पहचान पाते हो। ये कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि आपको कोई आवाज़ लगा रहा है और आप गहरी मंथन में हो, सोच में हो, तो आपको लगता ही नहीं कहीं मुझे आवाज़ लगा ही नहीं। तो इसी प्रकार से कभी कभी खो जाते हैं पढ़ाते समय कि ये पढ़ा भी है कि नहीं। तो ये पढ़ा हुआ है तब, तो वो मैंने थोड़ा भूल थे कह दिया था, माफ़ी चाहता हूँ। तो हर्षवर्धन का राज दरबारी कवि कौन था? इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों, जल्दी से देखें, बाणभट्ट। बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये तो, कालिदास के जैसे ही है ना, बाणभट्ट थे। तो हर्षवर्धन काल के कवि जो है, महत्वपूर्ण कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। चीनी यात्री ह्वेनसोंग किसके समकालीन था? कई बार आ चुका है, अनगिनत बार। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपने पढ़ा हुआ भी है बिल्कुल। सभी बच्चे, सभी साथी, जितने भी शेर शेरनी हमारे साथ जुड़े हैं, जल्दी देखिए, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो चीनी यात्री ह्वेनसोंग किसके समकालीन थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हर्षवर्धन। कई बार पूछा गया है, किसके समकालीन थे? हर्षवर्धन के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जल्दी से देखें फटाक से, क्या हो जाएगा? शाबाश, हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये तो काफी प्रतापी राजा रहा है। पुष्प, तो जल्दी देखिए फटाक से, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान था? जो संस्कृत का महान विद्वान था, अंतिम बौद्ध राजा कौन था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। अंतिम बौद्ध राजा जो था, हर्षवर्धन था, जो संस्कृत का विद्वान भी था। राइट, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हर्षचरित किसके द्वारा रचित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्यारे साथियों,
हर्षचरित किसके द्वारा रचित है? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बाणभट्ट। हर्षचरित किसके द्वारा रचित है? बाणभट्ट के द्वारा। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, किस राजा ने रत्नावली नामक पुस्तक लिखी? किस राजा ने रत्नावली नामक पुस्तक लिखी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो रत्नावली किस राजा ने लिखी थी? तो हर्षवर्धन ने लिखी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपने पढ़े हुए है, बस थोड़ा सा धूल हटा रहा हूँ आपके माइंड से, क्योंकि पढ़े हुए तो है, बस आपको थोड़ा सा धूल हटा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, है ना। प्रैक्टिस, रिवीजन क्लास कह सकते हो। हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड के मध्य हुए संघर्ष, हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? जल्दी से बताइए फटाक से, कहाँ से प्राप्त हुई? हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड के मध्य हुई संघर्ष की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ए होल अभिलेख से। ए होल अभिलेख से पता चला है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड का भी संघर्ष हुआ था, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कभी कहाँ स्थानांतरित की? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट प्यार साथियों, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से, पहले थानेश्वर थी, फिर कहाँ स्थानांतरित की थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। शाबाश, वेरी गुड। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कन्नौज। कन्नौज स्थानांतरित की थी, शाबाश। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सकलोत्रा पथनाथ। सकलोत्रा पथनाथ किसे कहा गया? सकलोत्रा पथनाथ किसे कहा गया? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। इसी के साथ जल्दी से देखें फटाक से क्या हो जाएगा, समय समाप्त होता हुआ, बिल्कुल समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हर्षवर्धन को, हर्षवर्धन को कहा गया है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? जल्दी से बताइए फटाक से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, कौन था? शशांक, जो है हर्षवर्धन के समकालीन था। बंगाल का शासक जो था हर्षवर्धन के समकालीन था, कौन? शशांक। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा, शशांक था। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आपका प्यार इतना मिलना चाहिए ताकि आप लोग भी कह सकते हो कि ये अपने एरिया का चैनल है भाई, इससे पढ़ते हैं हम लोग। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखो, हमारे पास भी सब कुछ है, बस आपका प्यार और सपोर्ट की कमी है भाई। प्यारे साथियों, प्यारे भाई बहनों, जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं दोस्तों, तो आप सभी का प्यार और सपोर्ट की कमी है, बस आपका प्यार इसी प्रकार से मिलता रहे, यही मैं इस वर्ष से कामना करता हूँ, ठीक है। और आप सभी के सपोर्ट की कामना करता हूँ भाई। तो आप सभी का सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो प्यारे साथियों क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और आप सभी के सपोर्ट के कारण इंटरेस्टिंग बन पाई है, क्योंकि आपने प्यार दिया तभी ये बन पाई है इंटरेस्टिंग, राइट। यदि इसको मतलब कि कोई नहीं देखेगा क्लास को तो कहाँ पर इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो धन्यवाद आप सभी का प्यारे बच्चों, थैंक यू, टाटा बाय बाय, सी यू। कल मिलते हैं इसी वक्त इसी समय, 11 बजे क्लास होती है, 11 बजे, राइट, 11 बजे क्लास होती है AM पर आपकी वन लाइनर की। तो आप लोग समय भूले ना और समय पर क्लास को लें। टाटा बाय बाय, सी यू, राम राम जी।